गुड मॉर्निंग ऑल क्लास। टुडे स्टार्ट अपना जो टॉपिक है वो ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर है। तो उसके पढ़ते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है, कैसे स्प्रेड होता है, कम्युनिटी में कैसे स्प्रेड होता है। और इनकी आउटलाइन की बात करें तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म किस कारण से होता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, एज, सीजन, रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, टीबी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में मैनेजमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद में डॉट्स थेरेपी पढ़ेंगे, डॉट्स थेरेपी। तो ये सब अपने टीबी के अंदर अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो सब स्टार्ट करते हैं। कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म मतलब किस कारण से होता है, किस प्रकार का बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है। तो टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस इसके कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम एक दो भाग में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर ट्यूबरक्यूलाई और लेफ्राई। यदि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई है तो टीबी कॉज करेगा, और यदि माइक्रोबैक्टीरियम लेफ्राई है तो क्या कॉज करेगा, लेप्रोस। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम होता है वो एक एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। इसकी छोटी सी बात करें तो ये किस टाइप का बैक्टीरिया होता है, उसका कौन सा साइज शेप होता है, उसके बारे में अपन बात करें। तो कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है, उसके कारण से ये टीबी स्प्रेड होती है। और ये जो बैक्टीरिया है वो एसिड फास्ट बेसिलाई है। एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। और एसिड फास्ट यहां पे लिखा हुआ है एसिड, इसका मतलब ये हुआ है कि इस बैक्टीरिया एक जो इसका शेप जो रोड शेप होता है, इसकी जो ऊपर वाला जो सेल वाल होती है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ओनली यही बैक्टीरिया है जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। सेल वाल के ऊपर क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, टेकोइक एसिड पाया जाता है सेल वाल के ऊपर, इसलिए उसको एसिड फास्ट बेसिलाई नाम से जानते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई के नाम से जानते हैं। दूसरा है कि ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल एंड एरोबिक बैक्टीरिया होता है। एरोबिक बैक्टीरिया होता है। और इनकी शेप की बात करें तो ये किस प्रकार का होता है, रोड शेप के होते हैं। ये ऐसे से रोड होती है, उस रोड के हिसाब से ये होते हैं, और उसके ऊपर क्या होती है, एसिड की सेल वाल होती है। तो कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में अपन पढ़ लिया है कि टीबी का कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है या कॉजेज क्या है। तो इसमें यह है कि ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से स्प्रेड होता है। और बैक्टीरिया की बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। किस टाइप का है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और इसके अंदर ये लिखा हुआ नॉन मोटाइल होता है, ये मूवमेंट करता नहीं करता। इसके बाद लिखा हुआ है एरोबिक बैक्टीरिया होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये काम करता है या जीवित रहता है, और ये रोड शेप का होता है। अब पढ़ते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी जो पार्ट होता है उसको ज्यादा अफेक्ट करता है। अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में
इसको अफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी के जो लंग्स है उसके अपर लोब्स होते हैं उसको अफेक्ट करता है। मोस्टली जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है वहां से उसको अफेक्ट करता है। अब देखते हैं अपने ये कैजुअलिटी ऑर्गेनिज्म हो गया। अब बात कर रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड, आईपी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 वीक्स या अप टू 3 वीक्स अकॉर्डिंग टू WHO। अभी WHO ने रिपोर्ट दिया है कि यदि किसी भी पेशेंट को 1 से 2 वीक्स के बीच में कंटिन्यूस खांसी रहती है तो उसको टीबी की जांच करवाना चाहिए। तो ये 1 से 2 वीक्स है वो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। और ये जो है अप टू 3 वीक्स है वो है ओल्ड पैटर्न के अंदर। तो इंक्यूबेशन पीरियड का अपन को ध्यान रखना है कि टीबी के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो 1 से 2 वीक्स के बीच में होता है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आगे जो बड़े बड़े पर्दे लगते हैं उसमें भी 2 वीक्स तक यदि किसी को खांसी रहती है तो उसको टीबी के लक्षण हो सकते हैं और सरकारी अस्पताल में आकर के जांच करवाएं। तो हमें अभी जो पैटर्न है इंक्यूबेशन पीरियड का 1 से 2 वीक्स है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो ध्यान रखना है थोड़ा। और अप टू 3 वीक्स तक भी हो सकता है। उसके बाद में रूट ऑफ ट्रांसमिशन। रूट ऑफ ट्रांसमिशन, रूट ऑफ ट्रांसमिशन ये किस प्रकार की डिजीज है? ये रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है। रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है इसलिए रेस्पिरेटरी रूट हो जाएगा। ये जो टीबी है वो लंग्स को अफेक्ट करेगा। रेस्पिरेटरी रूट से जाते हुए ये लंग्स क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। ये माइक्रोबैक्टीरियम है वो टीबी है वो रेस्पिरेटरी रूट से जाकर के लंग्स को अफेक्ट करेगा और टीबी कोज करेगा। दूसरा है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का बात करें कि ये टीबी रेस्पिरेटरी रूट से तो होती तो है, बट एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर कैसे ट्रांसमिशन होती है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जब कफिंग एंड स्नीजिंग करते हैं ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग, जिसके अंदर क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है एयरबोर्न के साथ में जाकर के जो अदर पर्सन को क्या कर देता है? अदर पर्सन को क्या कर देता है? इन्फेक्टेड। तो टीबी का है जो बैक्टीरिया है वो कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ स्प्रेड होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये हुआ कि जब पेशेंट कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है या लाफिंग करता है, हंसता है, तो उस कंडीशन के अंदर एयर के साथ में क्या बनेगा? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई अफेयर होगा। और उस पेशेंट को यदि वो इन्फेक्टेड पर्सन है और इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके साथ में ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो है निकलते हैं और वो निकलने के बाद में वो एयरबोर्न हवा के साथ में अदर जो दूसरा हेल्थी पर्सन है वो इनहेल लेता है, रेस्पिरेशन करता है, तो उस कंडीशन के अंदर वो बैक्टीरिया उसके साथ में जाकर के उस पर्सन को इन्फेक्टेड कर देगा। तो वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये हुआ ड्यूरिंग द कफिंग एंड स्नीजिंग के कारण ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बनते हैं और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एयरबोर्न के साथ में, हवा के साथ में एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करेगा। ये हो गया अपना मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद में एज। एज की बात करें तो बिलो द 5 year children, below the 5 year children and old age group। ओल्ड एज ग्रुप मतलब मोस्टली जो रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है
वो 95% बिलो द 5 ईयर चिल्ड्रन के अंदर अपेयर होती है या अफेक्ट करती है चिल्ड्रन को। बट टीबी है जो 5 ईयर से कम वाले को अफेक्ट करेगी, उसी के साथ साथ में जो ओल्ड एज ग्रुप है उनको भी अफेक्ट करेगा। ओल्ड एज के अंदर भी ये बैक्टीरिया है जो अफेक्ट करेगा। उसके बाद में है सीजन। सीजन की बात करें तो ये मोस्टली जो विंटर सीजन के अंदर होती है, मोस्टली विंटर सीजन बट में अफेक्ट एनी सीजन। ये किसी भी सीजन को अफेक्ट कर सकती है, बट मोस्टली है जो रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो विंटर सीजन के अंदर अफेक्ट करती है। उसके बाद में है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर की बात करें कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो टीबी कोज करवाता है या रिस्क फैक्टर होते हैं। मान लीजिए कि देखा है कि किसी पेशेंट को माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन के अंदर दूसरे को टीबी होने के चांस रह सकते हैं, या इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से वो पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर की बात करें तो पहले इन्फेक्शन के अंदर भी कौन सा टाइप का इन्फेक्शन, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन, तो ये रिस्क फैक्टर के अंदर आएगा। दूसरा है एल्कोहलिज्म। तीसरा है मालन्यूट्रिशन। एडवांस एज। उसके बाद में इंट्रावेनस ड्रग्स यूजर। लंबे टाइम से इंट्रावेनस ड्रग्स यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो भी स्प्रेड हो सकता है, साथ में जाकर के इन्फेक्टेड कर सकता है। उसके बाद में है लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस। लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। इम्यूनो compromised status। prolonged use of corticosteroids इस कंडीशन के अंदर हो सकता है, ये रिस्क फैक्टर के अंदर आएगा। अब देखते हैं रिस्क फैक्टर के अंदर, जैसे अब किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन के कारण भी टीबी हो सकता है। दूसरा एल्कोहलिज्म पेशेंट वाले होते हैं उनको भी टीबी कोज करता है, और मालन्यूट्रिशन वाले एडवांस एज जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं जिसकी इम्यूनिटी कम होती है और उनके कारण भी हो सकता है। इंट्रावेनस ड्रग्स यूजर है जो लंबे समय से आईवी ड्रग्स यूज कर रहे हैं और उसकी वजह से भी हो सकता है। और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसकी लो सोशियो इकोनॉमिक मतलब समाज के अंदर जिनकी इकोनॉमी की ढंग से नहीं है तो वो प्रॉपर रूप से न्यूट्रिएंट या बैलेंस डाइट नहीं ले पाएगा और उसके कारण भी टीबी हो सकता है। दूसरा है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस के अंदर बात करें कि जिनका इम्यूनिटी लो है, जैसे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एचआईवी एंड कैंसर, तो उस कंडीशन के अंदर एचआईवी के अंदर ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहता है तो उस कंडीशन के अंदर भी टीबी ज्यादा पकड़ती है या जल्दी होता है। उस कंडीशन के अंदर प्रोलॉन्ग यूज ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स
तो उस कंडीशन के अंदर भी ये हो सकता है। उसके बाद में ड्रिंकिंग, जो मोस्टली जो बच्चों में होता है, ड्रिंकिंग unpasteurized milk if the cow is infected with bovine ट्यूबरक्यूलोसिस, बोविन ट्यूबरक्यूलोसिस। उसके बाद में रिस्क फैक्टर रहेगा इंडिविजुअल्स लिविंग इन क्राउड एरिया। रिस्क फैक्टर की बात करें कि जो मोस्टली चिल्ड्रन के अंदर होता है, ड्रिंकिंग unpasteurized milk if the cow is infected with the bovine tuberculosis। जो एनिमल्स यदि टीबी से इन्फेक्टेड है, किसी एनिमल्स को टीबी हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर उसका जो मिल्क है उसको अनपास्चराइज्ड है और उसकी वजह से जो बच्चे जो ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, मिल्क पीते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी टीबी होने के चांस रहते हैं। दूसरा है इंडिविजुअल लिविंग इन द क्राउड एरिया, जहां पे इन्फेक्शन है और क्राउड एरिया है, घना जगह है, जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, डिस्टेंस बना के नहीं रखते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी टीबी का जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसमिट होने की संभावना रहती है। ये एक रिस्क फैक्टर के अंदर उसमें आएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब टीबी के अंदर कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेगा? आपने देखा होगा कि सबसे मोस्टली जो टीबी के अंदर सिम्टम देखने को मिलते हैं वो मिलता है वे उस पेशेंट को कंटिन्यूस खांसी रहेगा, उसकी खांसी कंटिन्यूस रहेगा, खांसी के साथ में उसको क्या आएगा, बलगम आएगा, म्यूकस रहेगा। उस कंडीशन के अंदर यदि लंबे टाइम तक खांसी हो रही है, लगातार खांसी हो रही है, तो उस खांसी के साथ साथ में उसके खून, स्पुटम के साथ में खून आएगा, ब्लड आएगा। तो देखते हैं कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बोला है कि रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर मोस्टली जो सिम्टम है वो रहेगा, उस पेशेंट को फीवर रहेगा, कोल्ड रहेगा, कफिंग रहेगा, स्नीजिंग भी रह सकता है, maybe asymptomatic in primary infection, उसके बाद में रहेगा लेथर्जी रहेगा, वीकनेस रहेगा, वेट लॉस रहेगा, चिल्स रहेगा। उस कंडीशन के अंदर कफ है वो है 3 वीक्स तक रेगुलर रहेगा, जिसको परसिस्टेंट कफ बोलते हैं। परसिस्टेंट कफ। उसके बाद में नाइट स्वेटिंग देखने को मिला, चेस्ट पेन रहेगा, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, और क्या मिलेगा, नाइट स्वेटिंग, एक हेमोप्टाइसिस रहेगा, ये सिम्टम देखने को मिलेगा।
अब देखते हैं कि टीबी के अंदर कौन कौन से सिम्टम है। सबसे पहले देखते हैं कि उस पेशेंट को फीवर रहेगा। फीवर भी कैसा रहेगा? लो ग्रेड फीवर रहेगा। लो ग्रेड फीवर रहेगा। लो ग्रेड फीवर रहेगा मतलब हल्का हल्का उस पेशेंट को फीवर रहेगा। उसके साथ में कोल्ड है, कफिंग है, स्नीजिंग ये रहेगा। बट जो प्राइमरी इन्फेक्शन, मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है मे बी एसिम्प्टोमेटिक इन प्राइमरी इन्फेक्शन, शुरुआती कंडीशन के अंदर कोई सिम्टम उस पेशेंट को देखने को नहीं मिलेगा। एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, कोई भी प्रकार का कोई सिम्टम नहीं देखने को मिलेगा। बट टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या पाया जाता है? टीबी है। प्राइमरी कंडीशन है, ये प्राइमरी इन्फेक्शन है। फर्स्ट टाइम जो इन्फेक्शन होता है शुरुआती कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। उस पेशेंट को लेथर्जी देखने को मिलेगा और उस वीकनेस देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट का कंटिन्यूज वेट लॉस रहेगा। पेशेंट को एनोरेक्सिया रहेगा। उस पेशेंट को भूख कम लगेगा और उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या होगा? वेट लॉस रहेगा, उसको ठंड लगेगी, कफ रहेगा। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को कफ रहेगा मोर देन 3 वीक्स तक। इंक्यूबेशन पीरियड लिखा है ना, अप टू 3 वीक्स तक लिखा हुआ है। उस कंडीशन के अंदर उस पेशेंट को क्या रहेगा? कफ रहेगा और कफ भी कंटिन्यूज रहेगा, जिसको बोलते हैं परसिस्टेंट कफ रहेगा। रेगुलर उसको खांसी रहेगी, जिसके अंदर खांसी के अंदर कफ भी कैसा रहेगा? म्यूकोइड या पुरुलेंट कफ प्रोडक्शन। मतलब कि एक खांसी होती है, एक सूखी खांसी होती है। बट इस टीबी के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर कफ आता है, बलगम आता है, पुरुलेंट म्यूकस रहता है। इस प्रकार का देखने को मिलेगा। यदि कंटिन्यूस लंग्स को ऑपरेट करते हुए वो खांसी बार बार आती है तो उस कंडीशन के अंदर हेमोप्टाइसिस होता है। हेमोप्टाइसिस का मतलब होता है ब्लड इन स्पूटम। इसका मतलब होता है ब्लड इन, हेमोप्टाइसिस का मतलब होता है ब्लड इन स्पूटम। रेगुलर खांसी करता है तो उस कंडीशन के अंदर स्पूटम करता है, बलगम करता है तो उस कंडीशन के अंदर उसमें क्या आता है? ब्लड देखने को भी मिल सकता है। उस कंडीशन के अंदर चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, चेस्ट टाइटनेस रहेगा, चेस्ट टाइटनेस। उस कंडीशन के अंदर नाइट स्वेटिंग देखने को मिलेगा। रात के अंदर उन टीबी वाले पेशेंट को क्या रहेगा? पसीना आएगा। मोस्टली जो बैक्टीरिया होता है रात के अंदर वो ग्रोथ ज्यादा करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन के अंदर नाइट के अंदर इस पेशेंट को क्या रहेगा? नाइट स्वेटिंग देखने को मिलेगा। तो मोस्टली ये ध्यान रखना है कि अपन जैसे ही पेशेंट अपन के पास में आता है तो अपन को देखना है कि उसका हिस्ट्री लेना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, हिस्ट्री लेना है। हिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे कि आपको खांसी कब से आ रहा है, कितना दिन हो गया है, किस प्रकार का खांसी आ रहा है, खांसी के अंदर जो बलगम आ रहा है वो किस प्रकार का आ रहा है, क्या बलगम के अंदर कभी ब्लड भी आया है या नहीं आया है, आपका वजन पहले कितना था, अभी किस प्रकार का है। तो ये सब अपना क्राइटेरिया देख करके अपन जांच करेंगे या उसको कंफर्म कर सकते हैं कि या उनको टीबी हो सकती है। तो ये सब क्राइटेरिया को अपन को ध्यान में रखना है। वेट लॉस रहेगा, उस पेशेंट को लो ग्रेड फीवर रहेगा। हाई ग्रेड फीवर उस पेशेंट को देखने को नहीं मिलेगा, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर कौन कौन से टीबी वाले पेशेंट के अंदर साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे वो रहेगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ द टीबी। वैसे टीबी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मोस्टली जो टीबी के जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। टाइप्स पल्मोनरी टीबी, और दूसरा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। Pulmonary TB is affect in the lungs. Affect in lungs. Pulmonary TB lungs को अफेक्ट करेगा। और दूसरा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी, मतलब कि टीबी का बैक्टीरिया वो जो लंग्स में न हो करके वो कई दूसरी जगह पर को भी अफेक्ट कर सकता है, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। लंग्स को जो अफेक्ट करता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, और लंग्स के अलावा दूसरों को अफेक्ट करेगा, दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस।
तो जिसके अंदर एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो टीबी होता है उसके अंदर मान लीजिए जो ब्रेन को अफेक्ट कर दिया है, वो बोन को अफेक्ट कर सकता है, पेरिटोनियम को भी अफेक्ट कर सकता है, वो किडनी को भी अफेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लंग्स के अंदर जो टीबी होती है उसको पल्मोनरी टीबी के नाम से जानता है, और लंग्स के अलावा कहीं पे दूसरी जगह पे जो टीबी के बैक्टीरिया या टीबी के इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की बात करें तो वो ब्रेन के अंदर हो सकती है, बोन के अंदर हो सकती है, पेरिटोनियम के अंदर हो सकती है और किडनी के अंदर हो सकती है। किसी अदर ऑर्गन के अंदर यदि टीबी का बैक्टीरिया दिखता है तो वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहलाएगा, और यदि लंग्स के अंदर है तो पल्मोनरी टीबी कहलाएगा। ये दूसरा टाइप है। बहुत सारे दूसरे टाइप भी होते हैं, तो अपन मोस्टली इसका ध्यान रखना है कि ये इसमें दो प्रकार के होते हैं। अब दिस है डायग्नोसिस। टीबी के अंदर मोस्टली डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम भी किया जा सकता है, और बहुत कंफर्मेटरी टेस्ट भी होते हैं और ब्लड टेस्ट भी होते हैं। तो अपन देखते हैं कि स्पुटम टेस्ट भी होते हैं, तो देखते हैं किस किस प्रकार के टेस्ट होते हैं, कैसे इनको करते हैं। सबसे करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा है चेस्ट एक्सरे। उसके बाद में है स्पुटम टेस्ट, जिसमें एसिड फास्ट बेस लेवल को देखा जाता है। उसके बाद में मोनटॉक्स टेस्ट करते हैं, मोनटॉक्स टेस्ट जो जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद में टिश्यू बायोप्सी लेते हैं, टिश्यू बायोप्सी। इलाइजा टेस्ट करते हैं, इलाइजा टेस्ट। उसके बाद में ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ईएसआर क्या रहेगा, इस कंडीशन के अंदर ईएसआर क्या रहेगा, ईएसआर क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये मोस्टली टेस्ट करते हैं। उस पेशेंट का सबसे पहले हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे। हिस्ट्री के अंदर उस पेशेंट को पूछेंगे कि आपको खांसी कब से रह रहा है, कितने दिन से रह रहा है, और किस टाइप का खांसी है, खांसी के साथ में कफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वजन आपका कम हुआ है कि नहीं हुआ है, फीवर किस टाइप का रहता है या नहीं रहता है। तो उस कंडीशन के अंदर भी हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसको जांच करेंगे। उस कंडीशन के अंदर उस पर चेस्ट एक्सरे करेंगे। यदि चेस्ट एक्सरे करते हैं और चेस्ट एक्सरे करने के बाद में अपर लोब का जो लंग्स वाला पार्ट के अंदर देखते हैं कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है या लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, स्वेलिंग है, तो अपन देख सकते हैं कि उसको टीबी अफेक्ट है या लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है, तो अपन उसको जांच करवाएंगे। उसके बाद में स्पुटम टेस्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली स्पुटम टेस्ट किया जाता है। अब स्पुटम कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, कौन सी जांच करते हैं, वो अपन देखते हैं। तो स्पुटम जांच करते हैं। दूसरा है मोनटॉक्स टेस्ट करते हैं, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर पीपीडी देते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, और उसके द्वारा जांच करते हैं कि उसका किस प्रकार का उसको स्किन जो रेसेज है देखने को मिलेगा, रिएक्शन देखने को मिलेगा, उस रिएक्शन का डायमीटर को देख करके कंफर्म करते हैं। उसके बाद टिश्यू बायोप्सी लेते हैं, जहां पे इन्फेक्शन है, मान लीजिए एक एक्सरे करवाया और एक्सरे करने के बाद में वहां पे इन्फ्लेमेशन, सूजन देखने को मिला, और वहां से अपने बायोप्सी टिश्यू लिया और छोटा सा टिश्यू लेकर के जो माइक्रोस्कोपी में लगा करके देख लिया कि इसमें हाँ, उसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया देख लो, तो टिश्यू बायोप्सी से भी अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद में इलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे,
टेस्ट करते हैं। और उसके बाद में ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर ईएसआर होती है, वो क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। अब ये मोस्टली टीबी के अंदर जांच की जाती है। अब देखते हैं कि स्पुटम टेस्ट कैसे करते हैं, कितना सैंपल लेते हैं, कौन कौन सा सैंपल की वजह से क्या होता है। स्पुटम सैंपल, स्पुटम सैंपल जेडएन स्टेनिंग करते हैं, जेडएन स्टेनिंग करते हैं। और सैंपल की बात करें तो 3 सैंपल लिए जाते हैं, 3 सैंपल। अब देखते हैं कि 3 सैंपल कब कब लेते हैं। फर्स्ट सैंपल, कब का जो सैंपल लेते हैं वो 3 सैंपल लेते हैं। और 3 सैंपल कब कब लिया जाता है तो उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट कफ, फर्स्ट कफ on the spot, the patient come hospital। दूसरा है सेकंड सैंपल, अर्ली मॉर्निंग। सेकंड सैंपल लेंगे अर्ली मॉर्निंग इन नेक्स्ट डे, अर्ली मॉर्निंग इन नेक्स्ट डे। और जो तीसरा है थर्ड सैंपल लेंगे, थर्ड सैंपल लेंगे when the patient come to hospital for depositing the second sample on spot of on the spot, ये सैंपल लेंगे। अब मान लीजिए पेशेंट बहुत दूर दराज से आते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर वो हॉस्पिटल के अंदर आया और हॉस्पिटल में आने के बाद में उसको आपने साइन सिम्टम देख लिए। साइन सिम्टम देखने के बाद में लगता है कि उसको कंटिन्यूस खांसी है, खांसी के साथ में उसको बलगम आ रहा है, बलगम के साथ में उस पेशेंट को क्या हो रहा है, खून की भी शिकायत है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन एक बोलेंगे कि इसको स्पुटम जांच करवाते हैं, एक बलगम की जांच करवा देते हैं। उसके अंदर बलगम के यदि बैक्टीरिया है तो वो टीबी हो सकता है। तो सबसे पहले जिस दिन पेशेंट आता है उस दिन अपन उसकी जांच करते हैं, उसका बलगम लेते हैं, स्पुटम कप जांच करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर एक स्पुटम कप आता है, उस स्पुटम कप के अंदर उस टाइम का उनको बोलते हैं कि उसको एक खांसी का एक बलगम इसमें रख लीजिए। तो सबसे पहले जो 3 सैंपल लेते हैं। फर्स्ट सैंपल, फर्स्ट कफ ऑन द स्पॉट द पेशेंट कम हॉस्पिटल। जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में आया, आते ही अपने साइन सिम्टम देखे और साइन सिम्टम देखने के बाद में उसको तुरंत अपने एक स्पुटम सैंपल ले लिया। दूसरा सैंपल है द सेकंड सैंपल है वो, द सेकंड सैंपल है वो कब लेना है, अर्ली मॉर्निंग इन नेक्स्ट डे। उस पेशेंट को बोलना है, उस पेशेंट को एक स्पुटम कप देंगे और स्पुटम कप देकर के उनको घर भेज देंगे। और घर भेजने के बाद में बोलेंगे जैसे ही आप सुबह उठते हो अर्ली मॉर्निंग के अंदर आप उसमें स्पुटम लेकर के रख लेना। तो ये सेकंड सैंपल हो गया। एक तो जैसे ही पेशेंट अपने पास में आया था, जांच करवाने के आया था, उस कंडीशन के अंदर लिया। दूसरा, जब पेशेंट को एक स्पुटम कप उसको दे देंगे और वो घर से जाकर के भी ले सकता है।
दूर का है तो वो घर पे लेगा, अर्ली मॉर्निंग में घर पे लेकर के रख दिया, तो अर्ली मॉर्निंग इन नेक्स्ट डे। उसके बाद में जो तीसरा सैंपल है, थर्ड सैंपल है, वो व्हेन द पेशेंट कम द हॉस्पिटल फॉर द डिपॉजिटिंग द सेकंड सैंपल, जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर सेकंड सैंपल जो सुबह मॉर्निंग में लिया था उसको डिपॉजिट करवाने का आएगा, उसको जमा करवाने का आएगा, वो देने के लिए आएगा, उस टाइम ऑन द स्पॉट उसको सैंपल और ले लेना है। अब मालूम पड़ा कौन कौन से सैंपल है, कितने तीन सैंपल लिए जाते हैं। सबसे पहले जिस दिन पेशेंट अपन के पास में आया उस दिन अपने देखा कि हाँ उसको इस प्रकार के सिम्टम देख रहे हैं, उसको अपने स्पुटम कप की जांच करनी है, तो इसके लिए एक स्पुटम सैंपल ले लिया। दूसरा, उसको उस पेशेंट को उस साथ में वायल दे दिया और उसको बोल दिया कि अर्ली मॉर्निंग जैसे उठते हो उस कंडीशन के अंदर आपको स्पुटम है वो उसमें लेना है। तीसरा, जब पेशेंट वो स्पुटम रखा है मॉर्निंग के अंदर, वो दिन में आता है, जब जिस टाइम वो आएगा हॉस्पिटल में जमा कराने के लिए सेकंड सैंपल, तो उस टाइम में भी एक सैंपल और ले लेगा। तो ये 3 सैंपल इस प्रकार से लिया जाता है। अब देखते हैं कि इन सैंपल का क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है, या इसका मतलब कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं या कौन से नेगेटिव होते हैं, तो इसमें क्या टीबी कितने पॉजिटिव होते हैं, कितने नेगेटिव होता है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन कंफर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट की बात करें तो ऑल 3 सैंपल पॉजिटिव। पहला पॉइंट है ऑल 3 सैंपल पॉजिटिव, तो कंफर्म है, कंफर्म टेस्ट। इसका मतलब ये है कि 3 ही पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन के अंदर टीबी हो सकती है, कंफर्म है। दूसरा है 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, तो भी क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट, तो भी कंफर्म है। बट 1 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, उस कंडीशन के अंदर क्या है, सस्पेक्टेड केस। ये सस्पेक्टेड केस के अंदर जाएगा। ऑल 3 नेगेटिव है, तो नेगेटिव फॉर टीबी, ये इसका रिजल्ट आएगा। अपने 3 सैंपल लिया था, उस 3 सैंपल लेने के बाद में एक रिजल्ट निकालते हैं। तो रिजल्ट के अंदर ये है कि ऑल 3 सैंपल पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है, तो कहने की बात ही नहीं है। तो उस टाइम में कंफर्म टेस्ट है, उस पेशेंट को माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उसको टीबी है। दूसरा है 2 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, मतलब 2 पॉजिटिव है और 1 जो सैंपल है वो क्या है, नेगेटिव है। तो उस कंडीशन के अंदर भी कंफर्म है, कम से कम 2 तो पॉजिटिव आ रहा है, उस कंडीशन के अंदर भी कंफर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं या कंफर्म बोलेंगे। उस कंडीशन के अंदर 1 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर सस्पेक्टेड है, कंफर्म उनको नहीं बोल सकते हैं। और ऑल 3 नेगेटिव है, तो उस कंडीशन के अंदर नेगेटिव फॉर टीबी। यह है स्पुटम टेस्ट, स्पुटम कफ को लेने का तरीका और उसको रिजल्ट को देखने का तरीका। अब दूसरा टेस्ट है मॉन्टॉक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। मॉन्टॉक्स टेस्ट दूसरा है मॉन्टॉक्स टेस्ट या ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट।
ये एक स्किन टेस्ट होता है जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि टेस्ट किया जाता है स्किन के थ्रू, और कौन सी सिरिंज से, ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज से, और किसका टेस्ट किया जाता है, टीबी का जांच किया जाता है, इसलिए ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट के नाम से जानते हैं, या उसका दूसरा नाम है मॉन्टेक्स टेस्ट। तो इस कंडीशन के अंदर जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, इसको अपने बेसिक बात करें तो एक अमाउंट 0.1 ml ऑफ पीपीडी लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। ये पीपीडी लेते हैं और वो इंसर्ट करवाते हैं प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इन द 5 tuberculin unit in the administer of the upper arm of the patient। अब ये है कि ये है फोरआर्म, अपर आर्म होती है तो उसमें फोरआर्म होते हैं, यहाँ पे अंदर इंसर्ट करवाते हैं और इंसर्ट इंट्राडर्मली करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? इंट्राडर्मल उसको इंसर्ट करवा दिया, और इंसर्ट करवाने के बाद में after 48 to 72 आवर आपसे बाद में रिजल्ट चेक करते हैं। अब हम इसमें ये बोल रहे हैं कि मॉन्टेक्स टेस्ट होता है उसके अंदर 0.1 ml पीपीडी लेते हैं और उसको एक ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज के द्वारा, सिरिंज जिसका गेज होता है 26 to 27 गेज का होता है, उस सिरिंज के थ्रू इंटरडर्मली जो फोर आर्म के अंदर यहाँ पे इंसर्ट करवाया जाएगा, और इंसर्ट करवाने के बाद में यहाँ पे एक गोल निशान लगा दिया जाएगा। वहां पे पानी वाली नहीं लगाना है, पेशेंट को बोलना है, और उसके बाद में उस जो पीपीडी लगाया है वो आफ्टर 48 to 72 आवर्स के अंदर उसमें रिजल्ट चेक करते हैं। अब रिजल्ट के अंदर क्या आता है देखिए, एक पेशेंट विथ 10 mm या मोर है एक्सपेक्टेड ऑफ टीबी, तो उसको टीबी है। उसके बाद में एक पेशेंट विथ एसआईवी, उस कंडीशन के अंदर 5 mm या ग्रेटर, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या हो सकता है, पेशेंट को टीबी हो सकता है। A reaction of less than 5 mm is considered negative। बस अपन ये बोलते हैं कि ये रिजल्ट है। सबसे पहले मॉन्टेक्स या ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट में क्या किया है आपने, 0.1 ml पीपीडी इंटरडर्मली फोर आर्म के अंदर इंसर्ट करवाया। उसके बाद में उस पेशेंट को 48 to 72 आवर तक उसको वहां पे कुछ भी करने के लिए नहीं बोला है, वहां पे अपने एक रिएक्शन को देखेंगे। तो जहां पे इंजेक्शन लगाया है वहां पे रिजल्ट की बात करें तो 10 mm या मोर जो डायमीटर देखने को मिलेगा। मान लीजिए जहां पे यहाँ फॉर्म के अंदर इंजेक्शन लगाया है, इंजेक्शन लगाने के बाद गोल घेरा लगा दिया है, और उसके बाद में 48 घंटा के बाद में अपन देखते हैं तो वहां देखते हैं तो जो रिएक्शन है
जो पीपीटी दिया है उसका जो रिएक्शन है 10 mm डायमीटर है या उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब है वो टीबी है, उस पेशेंट को टीबी है। ये एक टेस्ट बता रहा है। उस बाद में एक पेशेंट विद एसआईवी, यदि एसआईवी वाला पेशेंट है, ये नॉर्मल वाले पेशेंट है जिसमें कोई इंफेक्शन नहीं था पहले, बट जिसको एसआईवी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जिसमें हो रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर उसका 10 mm डायमीटर नहीं, उस कंडीशन के अंदर 5 mm या उससे ज्यादा होगा तो भी उसको कंफर्म टीबी कहलाएगा, तो भी कंफर्म है। यदि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एसआईवी या कैंसर, उस कंडीशन के अंदर होता है। उसके बाद में है ए रिएक्शन ऑफ लेस देन 5 mm इन कंसीडर्ड नेगेटिव। यदि 5 mm से कम डायमीटर के अंदर रिएक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर ये टेस्ट नेगेटिव है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने मॉन्टेफ टेस्ट के बारे में था। उसके बाद में चेस्ट एक्सरे, तो चेस्ट एक्सरे कंफर्मेंट करने के लिए होता है, जैसे कि स्पुटम टेस्ट में आ गया या मॉन्टेफ स्किन टेस्ट में इसके अंदर आ गया, तो एक चेस्ट एक्सरे करके देखते हैं कि उसके अंदर कोई ग्रेनुलोमस है या कोई इन्फेक्शन है, लंग्स के अंदर सूजन है, वो देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए एक चेस्ट एक्सरे भी किया जाता है। दूसरा ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं जिसमें ये सारा बढ़ा हुआ मिलेगा, इलाइजा टेस्ट करते हैं। तो ये सब टीबी के अंदर जो जांच की जाती है, मोस्टली मॉन्टेफ या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट एंड जो स्पुटम टेस्ट करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैनेजमेंट की बात करें तो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट करेंगे, हॉस्पिटलाइज्ड द पेशेंट, उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन के अंदर रखना है, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन करना, नर्स वियर रेस्पिरेटर, नर्स वियर रेस्पिरेटर, रेस्पिरेटर जिसमें फिटेड मास्क एंड गाउन। उस कंडीशन के अंदर हैंड वॉशिंग करना है, हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर केयरिंग ऑफ पेशेंट, उसके बाद में या ट्रीटमेंट या प्रोसीजर। इसका मतलब यह है, सबसे पहले उस पेशेंट को मान लीजिए मैनेजमेंट की बात करें तो एक मेडिकल मैनेजमेंट होता है, और अब इसमें देखते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर हॉस्पिटलाइज करेंगे, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना बहुत जरूरी है, उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे, उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी आइसोलेशन के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन के अंदर दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिशन होने की संभावना है, तो उसको रेस्पिरेटरी आइसोलेशन करेगा। कॉमन वार्ड के अंदर या कॉमन जगह पे इसको नहीं रखा जाना। उस कंडीशन के अंदर नर्स वियर रेस्पिरेटर, एक मेडिकल स्टाफ को एक रेस्पिरेटरी फेस मास्क पहनना है। यदि उस पेशेंट का प्रोसीजर कर रहे हो या कुछ उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसके पास में जा रहे हो, तो एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर गाउन्स हैं या फिट मास्क है वो पहन कर जाना चाहिए। यदि इन्फेक्टेड पर्सन को भी जैसे अपन पास में जाता है तो उस पेशेंट को भी बोलना है कि आपको भी मास्क लगा के रखना है या लगा के इधर उधर घूमना है। कहीं पे इधर उधर स्पुटम कफ है, ये है, खांसी है करते हैं तो उसका बलगम है वो कहीं नहीं डालना पेशेंट को। उसके अंदर हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर केयरिंग ऑफ द पेशेंट ट्रीटमेंट, अपन को बार बार फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग करना है, ये अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद में है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पे फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ड्रग्स दी जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट के अंदर क्या है, मेडिकल
मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग्स देंगे और उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या देंगे, सेकेंड लाइन ड्रग्स भी देंगे। अब कौन कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है या कौन सी सेकेंड लाइन ड्रग्स होती है, सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स जब काम करना बंद कर देती है या फर्स्ट लाइन ड्रग्स उस बॉडी के प्रति रेसिस्टेंट करने लग जाता है, जिसको बोलते हैं मेडिकल रेसिस्टेंस, एमडीआर टीबी, जिसको बोलते हैं एमडीआर टीबी। मेडिसिन ड्रग्स रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स जब काम करना बंद कर देती है या एक्शन नहीं करती है उस या उस ड्रग्स उस पेशेंट के प्रति रेसिस्टेंट करने लग जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर सेकंड लाइन ड्रग्स देते हैं। मोस्टली जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स भी दी जाती है। तो सबसे पहले कौन कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर आएगी, वो है रिफैम्पाइसिन, आइसोनिएजाइड, पायरेजिनेमाइड, उसके बाद में है इथेम्ब्यूटल, उसके बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके बाद में कैप्रियोमाइसिन, इसके अंदर है कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन, उसके बाद में है थ्रियोनेमाइड, थ्रियोनेमाइड, उसके बाद में है एमिनोसेलिकेट, और उसके बाद में है साइक्लोसेरिन। और इसके अंदर भी स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके अंदर ऑल टाइप ऑफ द एंटीबायोटिक ड्रग्स है। ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर है रिफाम्पाइसिन, आइसोनिएजाइड, पायरेजिनेमाइड, इथेम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये ड्रग्स फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर आएगा। उसके बाद में सेकंड लाइन है कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन, थ्रियोनिन, एमिनोसेलिकेट और साइक्लोसेरिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ओनली आईएम दिया जाता है और ये जो यूज होता है वो क्या हो जाता है, ओरली। तो ये ड्रग्स दिया जाता है और यदि फर्स्ट लाइन ड्रग्स रेसिस्टेंट कर लेती है तो सेकंड लाइन ड्रग्स दिया जाता है। मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि टीबी के अंदर ये जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है या सेकंड लाइन ड्रग्स कौन कौन सी होती है, उसके बारे में एक बार याद करना। अब देखते हैं कि डोज क्या है। ये अपना ड्रग्स हो गया और ड्रग्स का जो चैप्टर है वो मेरे उस चैप्टर के अंदर आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी ड्रग्स होती है, कौन कौन से साइड इफेक्ट होता है टीबी के अंदर, सारी प्रकार के ड्रग्स का भी टॉपिक है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं कि डॉट्स क्या है। डॉट्स का फुल फॉर्म देखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन
ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी, ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी। इट इज ए स्ट्रेटजी, ये क्या है? इट इज ए strategy for tuber TB, anti-tuberculin for anti-tuberculin therapy, एंटी-ट्यूबरकुलिन थेरेपी। और अब देखते हैं उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को डॉट्स भी देते हैं। डॉट्स के अंदर जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है वो रेसिस्टेंट कर लेती है, या कई आपने देखा होगा कि पेशेंट होते हैं वो मतलब दवाई तो कुछ दिन के लिए ले जाते हैं, घर पे ले जाते हैं और वो लेना बंद कर देते हैं। उसके बाद में जैसी दिक्कत होता है तो वो पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, हॉस्पिटल में आने के बाद में उस पेशेंट को वापस दवाई स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार के इनकम्प्लीट या प्रॉपर रूप से वो ड्रग्स नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ड्रग्स क्या कर देती है? रेसिस्टेंट कर लेती है। वो ड्रग्स बॉडी के अंदर काम करना बंद कर देती है। तो उस कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया कि ऐसा करो, डोट्स थेरेपी उसको देना स्टार्ट किया। डोट्स थेरेपी का मतलब है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी, शॉर्ट कोर्स थेरेपी, शॉर्ट कोर्स COURS, शॉर्ट कोर्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी। मतलब कि पेशेंट को दवाई नहीं देना है, पेशेंट को दवाई नहीं देना, पेशेंट को अपन कोई हॉस्पिटल के अंदर या सब सेंटर पे PSC CHC पे बुलाना है और उस PSC CHC पे बुला करके ही उस पेशेंट को अपन के सामने देना है। एक हेल्थ पर्सन के सामने हेल्थ पर्सन ही उस पेशेंट को देगा। बहुत सारे आपने देखा होगा कि जैसे टीबी सेंटर होते हैं तो वहां पे एक पेशेंट होता है, पेशेंट का नाम होता है, उस नाम से उस बॉक्स के अकॉर्डिंग दवाई आती है और दवाई आने के बाद में उसको वहां पर रख दिया जाता है। पेशेंट को सारा कंफर्म बात बता दिया जाता है कि वीक के अंदर 3 टाइम आना है, एक वीक के अंदर 3 टाइम्स, एक हफ्ते में 3 दिन आना है। जैसे ही पेशेंट यहां पे आएगा तो एक हेल्थ केयर पर्सन है वो अपने उस दवाई को खोल करके उस पेशेंट को देगा, डायरेक्ट देगा। कई बार क्या होता है कि पेशेंट ले लेता है और उसमें बाहर जाकर थूक देता है या बाहर निकाल देता है, तो ऐसा नहीं, वो उस पेशेंट हेल्थ केयर पर्सन के सामने ही वो दवाई लेगा, डायरेक्ट उसको ऑब्जर्वेशन के अंदर देकर के। तो शॉर्ट कोर्स थेरेपी डॉट्स के अंदर देखा है कि जो पेशेंट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर लिया है वो ज्यादा ठीक हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो कंटिन्यूस घर पे दवाई नहीं ले रहे थे, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर दिया जाता है। वीक के अंदर 3 टाइम उस पेशेंट को बुलाया जाता है और ये दिए जाते हैं। तो ये एक तकनीकी है, इट इज द स्ट्रेटजी फॉर द एंटी-ट्यूबरकुलिन थेरेपी। तो ये स्टेप किया था। तो उसके बाद में डॉट प्लस भी आया था, डॉट प्लस। तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकंड लाइन ड्रग्स के लिए है, और फर्स्ट लाइन जब रेसिस्टेंट कर लिया जाते हैं तो डॉट्स प्लस थेरेपी दिया जाता है। तो आज अपन टीबी के अंदर यही पढ़े हैं कि टीबी क्या होती है, बेसिक नॉलेज ऑफ द टीबी। अपन टीबी के जो ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग्स है, तो ड्रग्स की बात करें तो उसके कौन कौन से साइड इफेक्ट होती है, कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है, तो वो अपने ड्रग्स वाले टॉपिक में बात करेंगे। बट आज अपन जो टीबी के बारे में बात किया है तो सबसे पहले उसका कंस्टिट्यूटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में जाने हैं, उसके बाद में उसका इंक्यूबेशन पीरियड, ये किस प्रकार से ये रूट ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, उनका कौन सी सीजन में ज्यादा अफेक्ट करती है, कौन सी एज में अफेक्ट करती है। सबसे पहले रिस्क फैक्टर कौन कौन से, मोस्ट अफेक्टेड इन द टीबी, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, उसके बारे में अपने बात किया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, कौन कौन से उस पेशेंट को सिम्टम देखने को मिलेगा, किस प्रकार का उसको कफ रहेगा, किस प्रकार का उसका बलगम आएगा, तो ये सब अपने पढ़े थे। पेशेंट को फीवर किस टाइप का रहेगा, ये सब अपन ने पढ़े। उसके बाद में अपन पढ़े हैं कि डायग्नोसिस है, मोस्टली टीबी के अंदर कितने डायग्नोसिस किया जाता है, स्पूटम सैंपल कैसे लिया जाता है और कितने उसका रिजल्ट किस प्रकार से आता है, तो ये सब पढ़ा। स्पूटम के बाद में 3 सैंपल लिया जाता है, 3 सैंपल कब कब लिया जाता है, तो वो सभी अपन पढ़े हैं, उसका रिजल्ट भी पढ़े हैं। उसके बाद में मोनोटॉक्स या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट पढ़े हैं। स्किन टेस्ट के अंदर
कितना जो पीपीडी देते हैं, कैसे रिएक्शन करता है, कितना डायमीटर होता है तो क्या उसको टीबी बोलेंगे, या उससे किससे कम है तो उसको नेगेटिव बोलेंगे, ये सब पढ़े। उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट पढ़े, जो हॉस्पिटल में अपन को ध्यान क्या रखना है, ये सब अपने पढ़े। उसके बाद में फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकंड लाइन ड्रग्स के पढ़े, और डॉट्स थेरेपी और डॉट्स प्लस के बारे में अभी पढ़े। अब हेल्थ एजुकेशन टू पेशेंट, पेशेंट को अपन हेल्थ एजुकेशन देना है। हेल्थ एजुकेशन में ये देना है कि पेशेंट को उनके रिलेशन वालों को बता देना है, उस पेशेंट से हल्का उसका थोड़ा सा दूरी बनाए रखना है, किसी से बात करते टाइम में मास्क लगा के रखना है, हैंड वॉशिंग करते रहना है, हर एक जगह इधर उधर नहीं थूकना है। तो ये सब हेल्थ एजुकेशन के अंदर देंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट है, और नेक्स्ट टाइम में अपन कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।